वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न पूर्व वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। आपको बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव अपघट्य पदार्थ है दिए गए ऑप्शंस में। तो यहाँ पे सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी। देखिए, प्लास्टिक भी जो है बायोडिग्रेडेबल में नहीं आता है, पॉलीथीन भी नहीं और शीशा भी। ठीक, ये काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। व्याख्या देखते हैं। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं शीशा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो दाचीगाम नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यहाँ हंगुल हिरण या कश्मीर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल हंगुल हिरण है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 ईस्वी में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में किया गया और यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। तो किसके के संरक्षण में था? वन संरक्षण के। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, 1973। टाइगर की संख्या को बढ़ाने एवं उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किस नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? ठीक, आपको बताना है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 0.65%। 0.65%, ऑप्शन सी। समुद्र के जल की मात्रा 0.65% जल ही पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं है। BOD5 क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BOD5। तो BOD5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यहाँ पे 5 है 5 दिन और BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो BOD5 अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। देखिए, BOD5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज एक मापन है। ठीक है, क्या है? एक मापन की प्रक्रिया है जिससे जल व वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। किसकी? जिसे जल और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 ऑक्सीजन की मात्रा को इंगित करता है। जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव पानी के नमूने में 5 दिनों की अवधि, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 5 दिनों की अवधि के दौरान 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी की सामग्री को एरोबिक रूप से कम करने के लिए उपभोग करते हैं। और BOD5 पानी में सभी बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों के योग का एक अप्रत्यक्ष माप है। क्या? एक अप्रत्यक्ष माप है BOD5। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर होने वाला जो रेडिएशन है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन डी। तो हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरण मतलब कि इंफ्रारेड रे जैसा व्यवहार करती है तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है और यही वृद्धि जो है वायुमंडल के तापमान को वृद्धि करती है और इसी
वायुमंडल में टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, लंदन ध्रुव पाया जाता है, तो आपको बताना है कि लंदन ध्रुव किस में पाया जाता है। ठीक, या यहाँ पे जो दिया गया है उस टाइम पीरियड का नाम बताना है। तो शीतकाल में सुबह के समय में, ठीक है, तो शीतकाल में सुबह के समय में आपको जो है लंदन ध्रुव देखने को मिलेगा। आखिर ये है क्या? तो शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन ध्रुव कहलाता है, और इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन ध्रुव नाम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या? लंदन ध्रुव। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय बवंडर। क्या? ध्रुवीय बवंडर। तो ध्रुवीय बवंडर क्या होता है, विस्तार से देखते हैं। क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है, और फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्लोब पे अगर बात करें, तो ये जो है आप मान लीजिए 0 डिग्री है, तो यहाँ पे बात की जा रही है 20 डिग्री, गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच, तो यहाँ से ये है 20 डिग्री मानिए, और इधर आप 20 डिग्री माने। ठीक है, तो ये वाली जो है इधर जो है पोलर वोर्टेक्स या पोलर बवंडर जो है बनते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण है मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 ईस्वी को घटित हुई, और यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था, और यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस थी। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, आपको बताना है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर किसकी वजह से होता है? तो यह होता है टेक्सटाइल से। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जो टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, और इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? आपको बताना है कि किसकी एफिनिटी जो है, किस गैस की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? आपको बताना है कि इतिहास में सबसे पहली परमाणु घटना कब हुई थी? तो ये है 6 अगस्त 1945 को। तो इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ठीक है, तो ताजमहल के एरिया में जो है वो हरित क्षेत्र विकसित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया था? तो ये है 1994। ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो 1994 की डेट याद रखना है। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है, तो आपको राज्य का नाम बताना है। तो शांत घाटी आपको मिलेगा केरल स्टेट में। ठीक है, केरल में, ऑप्शन डी। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, और यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है। ठीक है, मतलब हॉट स्पॉट है, इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे जीव जंतुओं के स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ठीक, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, साइक्लोन कलेक्टर इसका भी, फैब्रिक फिल्टर इसका भी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
तो कड़की प्रदूषण समाप्त करने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चेंबर, साइक्लो कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रैबर आदि मशीनों का विकास किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, तो ये इसके द्वारा क्या निर्देशित किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके द्वारा लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, ये पॉइंट भी शामिल किया गया है, और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, ये भी शामिल किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हैं। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो यह है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत। पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो IUCN के द्वारा तैयार उस बुक का नाम बताना है जिसमें पौधे और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यह है रेड डेटा बुक। क्या? रेड डेटा बुक, ऑप्शन बी। पौधों और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है। और रेड डेटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। विश्नोई समुदाय का संबंध किसके संरक्षण से है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्नोई समुदाय का संबंध जो है वनों और वन्य जीवों के संरक्षण से है, ऑप्शन सी। जोधपुर के विश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भोजी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। विश्नोई समाज जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। काले हिरण को पारंपरिक रूप से विश्नोई समुदाय द्वारा संरक्षित किया गया है। विश्नोई लोग काले हिरण को अपने धार्मिक गुरु भगवान जम्बेश्वर, जिन्हें जाम्बा जी के नाम से भी जाना जाता है, का अवतार मानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो यह गैस है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों की श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं। इससे पौधों का विकास भी बाधित होता है। तो याद रखिएगा, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न यह है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो अगर पीने वाले पानी में अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उससे क्या हो सकता है? ठीक, तो उससे होगा आपको कैंसर भी हो सकता है, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन, मतलब कि DNA फ्रेगमेंटेशन, इस तरह की भी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है तथा कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कि कैंसर, आंखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आदि। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? आपको बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत पर वन पाए जा रहे हैं। तो 2021 के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका प्रतिशत है 24.62%, ऑप्शन डी। वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर मापा गया है, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। और इसमें यदि वनावरण को भी जोड़ दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल वनावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर, अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.91%। इसको अलग तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो वनावरण कितना है? वनावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। फिर से नाम देखिए, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था।
वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोज, N2O, CH4, मीथेन और CFC गैस आती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें आती हैं ग्रीन हाउस गैसों में, और इनकी अधिकता से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए, ठीक, वैश्विक तापन से मतलब ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, तो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पिछले प्रश्न में है, हमने व्याख्या में देखा, तो ये तीनों की तीनों गैसें जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही वैश्विक तापन की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि गैसें। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? ठीक है, तो अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा में आपको H2SO4 भी मिलेगा, HNO3 भी मिलेगा। ठीक है, तो HNO3 जिस तरह से लिखा है उस तरह से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और H2SO4 ऐसे लिखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कभी कभी वर्षा जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे जल में अम्लता आ जाती है और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। H2SO4 तथा HNO3 भी शामिल होते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो आपको बताना है कि किस लेवल से आप नीचे आएंगे जिसको हम ओजोन होल बोला जाएगा। तो ये है 200 DU। यहाँ पे DU का मतलब है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो देखिए ओजोन की सांद्रता मापने की जो सांद्रता 200 DU मतलब डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संगठन NGO समर्पित है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है WWF मतलब कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर भारत, ऑप्शन ए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? ठीक, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकार की धर्म के मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम दिया गया था लिंडमान के द्वारा, ऑप्शन ए। तो 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कब अमेरिका में स्थापित किया गया? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई थी 1969 में, 1969 में। अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों को 1969 में EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में प्रतिपादित किया गया। यह पर्यावरण से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।